भारत का मध्यकाल ये सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, नहीं। ये तो एक महागाथा है, साम्राज्यों के बनने और फिर बिखर जाने की। आज हम 1000 साल लंबे सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जो सल्तनतों को आसमान तक उठाती थीं, और फिर वही ताकतें उन्हें कैसे धूल में मिला देती थीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है, और उससे भी बड़ा सवाल, वो खत्म कैसे हो जाता है। हम आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन ताकतों को जानेंगे जिन्होंने सदियों तक भारत के नक्शे को अपनी मर्जी से बनाया और मिटाया। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआती दौर में बिखरे हुए राज्यों और उन पर हुए हमलों का क्या असर हुआ। फिर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद चलेंगे दक्षिण भारत, वहाँ के पावरफुल किंगडम्स को जानने। फिर आएगा मुगलों का शानदार दौर, और आखिर में हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा साम्राज्य भी आखिर कैसे खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बिखरे हुए दौर से। बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने से बहुत पहले भारत एक देश नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी आपस में लड़ती हुई ताकतों का एक मोज़ेक था। तो उस वक्त भारत में कोई एक सेंट्रल पावर थी ही नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक घर हो जिसके मालिक ही आपस में लड़ रहे हों। पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब बड़े राजवंश थे, लेकिन ये सत्ता के लिए एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। और हुआ क्या, इस आपसी लड़ाई ने बाहरी ताकतों के लिए, कह सकते हैं, दरवाज़ा खोल दिया। और वो दरवाज़ा खुला उत्तर पश्चिम से। ये जो नक्शा है, ये महमूद गजनवी के हमलों का रास्ता दिखा रहा है। ये कोई आम सैनिक अभियान नहीं थे, ये सीधे सीधे भारत की दौलत लूटने के इरादे से किए गए हमले थे। और इन हमलों ने उत्तर भारत को राजनीतिक तौर पे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। इतिहास में कुछ तारीखें होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। ये वही तारीखें हैं, खासकर 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई। ये सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं था, इस एक हार ने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी, और यहीं से दिल्ली में एक नई, एक बहुत बड़ी शक्ति के उदय का रास्ता साफ हो गया। और वो नई शक्ति थी दिल्ली सल्तनत। यहीं से भारत में पहले बड़े सेंट्रलाइज्ड इस्लामी शासन की नींव पड़ी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक सल्तनत नहीं थी, ये तो 320 सालों तक चले 5 अलग अलग राजवंशों की कहानी है। और इसकी शुरुआत वो तो और भी कमाल की थी। इसकी नींव रखी थी मोहम्मद गोरी के ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान बनने का सफर। लेकिन सल्तनत के पन्नों में एक नाम ऐसा भी है जो आज भी सबको हैरान कर देता है। एक ऐसी शासक जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थीं, रज़िया सुल्तान। सोचिए जरा, उस जमाने में एक महिला का सिंहासन पर बैठना ये किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन जो ताकतवर तुर्की सरदार थे, उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक औरत उन पर हुक्म चलाए। उन्होंने लगातार बगावतें कीं। रज़िया का शासन सिर्फ 4 साल ही चल पाया, लेकिन इतने कम वक्त में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि काबिलियत जेंडर नहीं देखती। तो सल्तनत के इन 300 से ज्यादा सालों में सत्ता का खेल लगातार चलता रहा। गुलाम वंश के बाद आए खिलजी, जिन्होंने अपने मार्केट रिफॉर्म से सबको हैरान कर दिया। फिर आए तुगलक, जिनकी बड़ी बड़ी योजनाएं अक्सर उन पर ही भारी पड़ जाती थी। और फिर सैयद और लोदी वंश तक, हर किसी ने अपनी एक अलग कहानी लिखी। चलिए अब अपना रुख उत्तर से दक्षिण की तरफ करते हैं, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में अपना दबदबा बना रही थी, ठीक उसी वक्त दक्षिण में भी अपनी एक अलग ही दुनिया बस रही थी। वहां भी शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। ये नक्शा दक्कन के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को दिखाता है, 2 महाशक्तियां। एक तरफ था हिंदू विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ बहमनी सल्तनत। और इन दोनों की दुश्मनी ने, इनकी टक्कर ने सदियों तक दक्षिण भारत का इतिहास गढ़ा। तो देखिए, एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य, जो कला और साहित्य का बहुत बड़ा सेंटर था, और दूसरी तरफ थी बहमनी सल्तनत। इन दोनों के बीच जमीन, धर्म, संस्कृति, हर चीज को लेकर एक लगातार लड़ाई चलती रही। और इसी लड़ाई ने इन दोनों साम्राज्यों को वो शक्ल दी जिसके लिए हम आज उन्हें जानते हैं। और अब कहानी उस साम्राज्य की जो दिल्ली सल्तनत की राख पर खड़ा हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जो शायद भारतीय इतिहास का सबसे शानदार और सबसे ताकतवर साम्राज्य बना, महान मुगल साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी गई पानीपत की पहली लड़ाई में।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबर की जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी। नहीं, ये दिल्ली सल्तनत के दौर का अंत था और हिंदुस्तान में मुगल राज की शुरुआत का ऐलान था। बाबर ने तो नींव डाल दी, लेकिन उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की अकबर ने। और उसकी कामयाबी का राज क्या था? उसके 4 बड़े स्तंभ थे। पहला, सैन्य ताकत, जिससे उसने साम्राज्य को फैलाया। दूसरा, राजपूतों से दोस्ती और रिश्तेदारी, जिससे स्थिरता आई। तीसरा, एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रखा। और चौथा, धार्मिक सहिष्णुता, जिससे उसने लोगों का दिल जीता। बस यही वो फॉर्मूला था जिसने मुगल साम्राज्य को महान बनाया। और ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि अकबर और उसके बाद के बादशाहों ने इस साम्राज्य को कितना विशाल बना दिया था। अपने पीक पर मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर कमाल को ज़वाल है। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे। साम्राज्य के बिखरने की शुरुआत असल में औरंगजेब के दौर में ही हो गई थी। देखिए, अकबर ने जिस फॉर्मूले से साम्राज्य को जोड़ा था, औरंगजेब की नीतियों ने ठीक उसका उल्टा काम किया। उसकी सालों तक चली लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया और उसकी कुछ धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य के भीतर ही बहुत से दुश्मन खड़े कर दिए। अब देखिए, मुगल सत्ता को चुनौती तो हमेशा से ही मिल रही थी, जैसे अकबर के वक्त में महाराणा प्रताप से। लेकिन औरंगजेब के दौर तक आते आते ये विरोध बहुत बढ़ गया और इसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे छत्रपति शिवाजी, मराठों का उदय। इसने मुगल सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो आखिर एक साम्राज्य खत्म होता कैसे है? देखिए, औरंगजेब के बाद कमजोर बादशाह, अंदर ही अंदर बगावतें, मराठों और सिखों जैसी नई ताकतों का उठना और कभी न खत्म होने वाले युद्ध। जब ये सारी चीजें एक साथ हो जाएं, तो फिर बड़े से बड़ा साम्राज्य भी ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाता है। साम्राज्य तो आए और चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। भारत की संस्कृति में, हमारे आर्किटेक्चर में, हमारी राजनीति में हर जगह उनकी छाप दिखाई देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस 1000 साल के लंबे दौर की कौन-कौन सी गूंज आज भी हमारे आसपास सुनाई देती है।